नमस्ते एवरीवन। आज हम जानेंगे मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। हम चर्चा करेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट का पास्ट कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है और वर्तमान में इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे के इश्यूज़ क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मणिपुर भारत में कहाँ पर स्थित है। मणिपुर राज्य भारत के यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। यह उत्तर में नागालैंड से यानी कि नॉर्थ में नागालैंड से, वेस्ट में असम से, साउथ वेस्ट में मिजोरम से और ईस्ट एंड साउथ यानी कि पूर्व और दक्षिण में म्यांमार देश से घिरा हुआ है। ये इंडिया के 3 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है और एक इंटरनेशनल कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अब मणिपुर के हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि मणिपुर में जो करंट में इश्यूज हैं उसका डीप कनेक्शन है मणिपुर के पास्ट से। मणिपुर का पहला मेंशन एक कोर्ट क्रॉनिकल चेथारोल कुंबावा में मिलता है। यह कोर्ट क्रॉनिकल 33 AD में लिखा गया था। चूंकि यह कोर्ट क्रॉनिकल है तो इस पर टोटली रिलाई नहीं किया जा सकता है। क्यों कोर्ट क्रॉनिकल पर टोटली रिलाई नहीं किया जा सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि कोर्ट क्रॉनिकल जनरली बायस्ड और प्रीजडिस्ड होते थे, क्योंकि वो लिखे ही जाते थे इस एक्सपेक्टेशन में कि जिस राजा के कोर्ट या फिर जिस राजा के शासनकाल को उसमें एलेबोरेट किया गया है वो राजा उस कोर्ट क्रॉनिकल के लिखने के बदले जो राइटर है उसको अवार्ड देगा। सो ऐसा हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि कोर्ट क्रॉनिकल्स बायस्ड होते हैं, इसलिए कोर्ट क्रॉनिकल पे रिलाई नहीं किया जा सकता है। तो इस जो चेथारोल कुंबावा कोर्ट क्रॉनिकल है इसमें मेंशन है कि किंग पाखंबा जो थे ये मणिपुर के पहले किंग थे, और माना जाता है कि जो मेतीज कम्युनिटी है आज के डेट में वो ये इस किंग पाखंबा की ही डिसेंडेंट थी या डिसेंडेंट है। उस समय पास्ट में मणिपुर के जो ये मेतीज थे ये सनामाहिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। जैसे हिंदुइज्म इस्लाम ऐसे रिलीजन होते हैं ना, सनामाहिज्म को वो फॉलो करते थे। लेकिन करंट डेट में मेजॉरिटी ऑफ द मेतीज जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म में भी वैष्णविज्म के फॉलोअर्स मेजॉरिटी में हैं, एक स्मॉल फ्रैक्शन ही फॉलो करती है सनामाहिज्म को। हमने पढ़ा कि मेतीज में जो मेजॉरिटी है वो हिंदुइज्म में भी वैष्णव्स हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो मणिपुरी संकीर्तन है जिसमें कि भगवान कृष्ण के लाइफ और डीड्स को नरेट किया जाता है, उसको साल 2013 में यूनेस्को ने अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में ऐड किया था। जैसे हम यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को याद रखते हैं वैसे ही हमें इस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट को भी याद रखना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द हिस्ट्री ऑफ मणिपुर। तो जो मेती डायनेस्टी थी वो इम्फाल वैली में रूल करती थी। मीन कि जो मणिपुर का मैप है वो आप देखेंगे कि वो चार साइड से घिरा हुआ है हिल से, बीच में ही इम्फाल वैली प्लेन एरिया, वहाँ पे मेती डायनेस्टी रूल करती थी। उस मेती डायनेस्टी को 2 साइड से रेगुलर रेड्स का सामना करना पड़ता था। हिल्स से, मणिपुर के हिल्स से नागाज की ट्राइब उन पर रेड मारती थी और बर्मीज इन्वेजन होते थे लगातार। आप जानते हैं कि मणिपुर से बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार, बर्मा, वहाँ से भी रेगुलर इन्वेजन्स होते थे। तो इन 2 इन्वेजन से बचने के लिए मणिपुर के राजा जय सिंह ने ब्रिटिशर्स से एक डील साइन किया। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ थोड़ा लेट पहुँचे थे। वो उस साइड को इग्नोर करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लेट 18th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स मणिपुर पहुँचे थे। उस समय मणिपुर के जो राजा थे जय सिंह, उन्होंने ब्रिटिशर्स से एक डील साइन करी। उस डील के अंदर उन्होंने ब्रिटिशर्स से प्रोटेक्शन मांगा कि आप हमें नागा के रेड और जो बर्मीज इन्वेजन है उससे बचाओ। इस डील के अंदर ब्रिटिशर्स खुद के सोल्जर्स को डिप्लॉय करने से रहे। उन्होंने क्या किया कि जो म्यांमार की कुकी चिन ट्राइब थी, म्यांमार में है हिल्स कुकी चिन हिल, तो वहाँ से जो ट्राइब है उसको ला करके मणिपुर में सेटल कर दिया। किस लिए? मेतीज को बचाने के लिए नागा के रेड से और बर्मीज इन्वेजन से। यानी कि कुकी का काम था मेती को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम नागाज एंड बर्मीज इन्वेजन्स। यानी कि आज जो कुकी और मेती आपस में लड़ रहे हैं, पास में इनका ये रिलेशन था कि कुकी आई ही थी मणिपुर मेती को बचाने के लिए। यानी कि एज द टाइम पास्ट कुछ तो गड़बड़ हुआ है जो इतना रिफ्ट क्रिएट हो गया है दोनों ट्राइब्स के बीच या दोनों कम्युनिटी के बीच। खैर, कुकी चिन ट्राइब के यहाँ पे बसाने के बावजूद बर्मा ने इन्वेड किया मणिपुर को और 7 साल के लिए कैप्चर कर लिया। 1819 से लेकर 1819 से 1826 तक मणिपुर बर्मा के कैप्चर में रहा, और इस 7 साल को मणिपुर के हिस्ट्री में कहा जाता है 7 years ऑफ डिवास्टेशन। मणिपुर के रिसोर्सेज को एज वेल एज मणिपुर में रहने वाली कम्युनिटीज़ को बर्मा ने बहुत ही गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया। खैर, ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को बर्मा के कैप्चर से छुड़वा लिया फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर साल 1824 से 1826 तक हुआ। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को छुड़वा लिया और बर्मा को ही कैप्चर करके ब्रिटिश इंडिया एम्पायर का पार्ट बना लिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न डे म्यांमार है वो साल 1826 से 1937 तक इंडिया का पार्ट रहा था। 1937 में भी ब्रिटिशर्स ने म्यांमार को इंडिया से इसलिए सेपरेट किया क्योंकि उनको एंटी ब्रिटिश जो लहर चल रहा था उसको वीकेंड करना था। ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को बर्मा से तो छुड़वा लिया लेकिन खुद के कैप्चर में ला लिया। मीन कि ब्रिटिशर्स अब मणिपुर पे इनडायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज करने लगे।
इसके बावजूद भी 1891 में हो जाता है एंग्लो मणिपुरी वॉर। तो जब ब्रिटिशर्स मणिपुर पर रूल इनडायरेक्ट कर ही रहे थे तो एंग्लो मणिपुरी वॉर क्यों हो गया? एंग्लो मणिपुरी वॉर इसलिए हो गया क्योंकि हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने बर्मा को कैप्चर कर लिया। तो मणिपुर ऐसा फील करने लगा कि मणिपुर का इंपॉर्टेंस कम हो गया। जो मणिपुर की रॉयल फैमिली है वो उनको लगा कि ब्रिटिशर्स अब उनको पहले जैसा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक तो पहले उन्हें जो मिलिट्री एड वगैरह ब्रिटिशर्स दे रहे थे, मिलिट्री एड मणिपुर की रॉयल फैमिली को, उसमें काफ़ी कमी कर दिया ब्रिटिशर्स ने। और क्या किया कि बर्मा एक फ्रंटियर बन गया। अब मीन की देखिए, पहले इंडिया का बॉर्डर मणिपुर तक था, तो हम लोग बॉर्डर पे सोल्जर्स डिप्लॉय करते हैं, तो मणिपुर का इंपॉर्टेंस इसलिए था कि मणिपुर एक फ्रंटियर स्टेट था। अब जब बर्मा कैप्चर हो गया तो वो बॉर्डर अब आगे बढ़ के बर्मा चला गया, यानी कि जो इंपॉर्टेंस एज बॉर्डर होने का, बॉर्डर शेयर करने का मणिपुर को मिलता था, वो इंपॉर्टेंस मिलने लग गया बर्मा को। तो वो जो विश्वास है उसका कमी हो गया और बहुत सारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी था खुद रॉयल फैमिली में ही। इन दोनों मेन कारण के मिक्सचर की वजह से 1891 का एंग्लो मणिपुरी वॉर होता है। इस मणिपुरी वॉर में ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स जीत गई और उन्होंने 5 साल के चूड़चंद नामक बच्चे को मणिपुर का राजा बना दिया। वो बच्चा रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वो तो 5 साल का था, वो क्या ही किंग बनता। लेकिन ब्रिटिशर्स को तो चाहिए था किंग नहीं, एक पपेट रूलर जो कि ब्रिटिशर्स के हाथ की कठपुतली हो। तो उन्होंने चूड़चंद को राजा बनाया और मणिपुर को एक प्रिंसली स्टेट बना लिया। अब मणिपुर पे उनका टोटल इनडायरेक्ट कंट्रोल था, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं। इस पूरे टाइम फ्रेम में ब्रिटिशर्स का मेतीज के साथ बर्मा के खिलाफ वॉर हो या ब्रिटिशर्स का वॉर मेती के ही खिलाफ हो रहा हो, इन पूरे टाइम फ्रेम में जो ट्राइब्स थे वो हमेशा ही हैरेस्ड होते रहे और उनको हमेशा ही एलिनेटेड फील हुआ, क्योंकि उनको एज मणिपुर का जो नागरिक है, आम नागरिक, वैसे उनको कभी देखा ही नहीं जाता था। उनको नोमैडिक ट्रैवलर्स के तौर पे देखा जाता था, कुकी, नागा, ये सारे ट्राइब्स को, क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्राइबल्स थे तो उनका वे ऑफ लिविंग मणिपुर में जो रहने वाले मणिपुर के जो वैली यानी कि घाटी में रहने वाले रूलर्स या आम जनता थे, उनसे उनका वे ऑफ लिविंग अलग था। तो हमेशा ही उनको हैरेस्ट किया गया और एलियनेट किया गया। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लें कि 1891 में जब एंग्लो मणिपुरी वॉर हुआ तो उसके बाद रॉयल फैमिली का सिर्फ नाम का ताज गया। मीन कि फिर भी रूलर तो उन्हीं के पीछे था, भले ही ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल था, लेकिन उनका कुछ खास एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने जबकि कुकीज़ और नागा को बहुत एक्सप्लॉयट किया, उन पर एक ज़बरदस्ती का होम टैक्स इम्पोज कर दिया गया था और उनसे फोर्स लेबर भी करवाया जाता था बिना किसी पेमेंट के, जिसको बंधुआ मजदूर कहते हैं। तो ये सब छोटा नहीं, ये सब काफ़ी बड़ा एक्सप्लॉयटेशन किया गया हिल ट्राइब्स का, जिससे कि वो और एलिनेटेड फील करने लगे, मतलब समाज से उनको कटा महसूस होने लग गया था। तो जब साल 1914 से 1918 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है साल 1914 में, और ब्रिटिशर्स ने जो चूड़चंद है, जो कि अब एक 5 साल का बच्चा नहीं है, वो जो कि बड़ा हो चुका था, उससे जब कहा कि तुम अपने ट्रूप्स भेजो ब्रिटिश इंडिया आर्मी का पार्ट बनने के लिए, तो नागा ट्राइब रेडी हो गए थे ट्रूप बनने को, लेकिन कुकीज़ ने डिनाई कर दिया। कुकीज़ एकदम से ही ब्रिटिश को हेट करते थे, तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम नहीं बनेंगे इस ब्रिटिश इंडिया आर्मी का पार्ट। 2 साल तक कुकी रेबेलियन हुआ इसी वजह से, साल 1917 से 1919 तक। फाइनली ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रूप्स भेजे, यानी कि इंडियंस को ही भेजा म्यांमार में, इंडियंस के ही अगेंस्ट। कुकीज़ भी तो इंडियंस ही थे, मणिपुर में रहने लग गए थे, और मणिपुर के अब जब वो टोटली सेटल थे तो कुकीज़ भी इंडियंस ही थे। तो ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रूप्स भेजे इंडियंस के खिलाफ, कुकीज़ के खिलाफ, और कुकी को फर्दर फॉरेस्ट में पुश कर दिया गया। यानी कि एक तो अपने ही वो समाज से एलिनेटेड थे, 1917 से 1919 वाले रिवेलियन के बाद वो टोटली एलिनेटेड हो गए, एकदम से सेग्रीगेटेड हो गए फ्रॉम द मेनस्ट्रीम सोसाइटी। मेती और कुकी इन दो कम्युनिटी के बीच कभी बहुत ज़्यादा हेट्रेड नहीं रहा। मीन कि कुकीज़ जितना हेट ब्रिटिशर से करते थे, उस एक्सटेंट तक वो मेती रॉयल्स को या मेती कम्युनिटी को हेट नहीं करते थे। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उस समय मणिपुर में रूल कर रहे थे मणिपुर के आखिरी रूलर महाराजा बोधचंद्र सिंह। महाराजा बोधचंद्र सिंह ने साल 1947 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इसके तहत उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से ये गारंटी लिया कि मणिपुर का इंटरनल ऑटोनॉमी बरकरार रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ मणिपुर के डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन को हैंडल करेगी। लेकिन ये इंटरनल ऑटोनॉमी 2 ही साल चल पाया। 1949 में मणिपुर फाइनली इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। 1956 में मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर एक फुल फ्लेजेड स्टेट मणिपुर बना 1972 में। लेकिन जो पास्ट का बुरा मेमोरी था, उसकी वजह से अब जो हिल ट्राइब्स थे वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंस के बाद अब उनका डिमांड्स को पूरा किया जाए। वो सोसाइटी से सेग्रीगेटेड, एलिनेट तो हो ही चुके थे, तो वो अलग अलग रहना चाहते थे। जैसे कि नागाज, उनका डिमांड है एक टोटल सेपरेट कंट्री। वो इंडिया से अलग हो जाना चाहते हैं, और सारे ही जो नॉर्थ ईस्ट में नागा के ट्राइब हैं उन सबको मिला करके वो चाहते हैं उनको एक सेपरेट कंट्री ही दे दिया जाए, जिसका कि नाम होगा नागालिम। क्योंकि एक सेपरेट कंट्री तो नहीं चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जितना भी कुकी ट्राइब है उन सबको एक अलग स्टेट बनाने दे दिया जाए, उसका नाम होगा कुकी लैंड। वो स्टेट इंडियन यूनियन का पार्ट होगी, लेकिन वो मणिपुर का पार्ट बन के नहीं रहना चाहते हैं।
और जो मेतीज़ हैं वो चाहते हैं कि उनका गुड ओल्ड रॉयल डेज बैक आ जाए। मतलब आप 1949 से पहले उनको एक ट्राइब का दर्जा दिया गया था कि वो मणिपुर में वो भी एक ट्राइब मान जाते थे, जैसे कि नागा एक ट्राइब है और कुकी एक ट्राइब है, मेतीज़ को भी एक ट्राइब माना जाता था। वो चाहते थे कि उनका ये ट्राइबल स्टेटस उनको वापस मिल जाए, क्योंकि ट्राइबल स्टेटस मिलने का कुछ बेनिफिट्स है जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये 3 ट्राइब या कहे तो 3 कम्युनिटी और इनका 3 अलग अलग डिमांड, कोई भी एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं, ना ही इन तीनों में से कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति लॉयल था। यानी कि कहें तो एक सिचुएशन इमर्ज हुआ, इंसर्जेंसी अगेंस्ट इंसर्जेंसी। 3 पार्टी तीनों आपस में तो लड़ ही रही है, तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ भी लड़ रही है। चलिए अब हम समझते हैं कि मेतीज़ एसटी स्टेटस डिमांड कर ही क्यों रहे हैं। इसके लिए पहले हमें देखना होगा मणिपुर के डेमोग्राफिक्स को। ये है मणिपुर का मैप। ये जो आपको बीच का लाइट येलो पार्ट दिख रहा है, ये है इम्फाल वैली। ये मणिपुर के टोटल लैंड एरिया का 10% है और यहाँ पे मणिपुर के टोटल पॉपुलेशन का 53% लोग रहते हैं, 53%। और उसमें मेजॉरिटी लोग मेती हैं, सारे मेती नहीं है, मेजॉरिटी मेती हैं। फिर जो आपको ये डार्क ब्राउन पैचेस दिख रहा है, डार्क ब्राउन एरिया, और जो ग्रीन में एरिया दिख रहा है, ये क्या है? ये है फॉरेस्ट और हिल। ये मणिपुर के टोटल लैंड एरिया का 90% है और यहाँ पर मणिपुर के टोटल पॉपुलेशन का 40% लोग रहते हैं। वो 40% में सारे ही ट्राइबल्स हैं, जैसे नागा हो गए, कुकी हो गए, ये सारे लोग इस हिल्स एंड फॉरेस्ट में रहते हैं। है क्या ना कि कुकीज़ लोग एसटी लिस्ट में ऑलरेडी हैं। उसका उनको बेनिफिट ये मिलता है कि उनका जो ये हिल एंड फॉरेस्ट वाला लैंड है, वहाँ पे कोई भी बाहरी लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेती एसटी लिस्ट में नहीं है। उनका इस चीज़ को डिसएडवांटेज ये मिलता है कि इस इम्फाल वैली का जो 10% एरिया है, यहाँ पे बाहरी लोग आ सकते हैं और ज़मीन खरीद सकते हैं और रह सकते हैं। तो मेतीज़ को डर है कि जैसे जैसे और बाहरी लोग आते जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो 10% लैंड एरिया है वहाँ मेजॉरिटी लोग मेती हैं, सारे मेती नहीं है। वहाँ पे मेती के अलावा कुछ दूसरे नॉन ट्राइबल्स ग्रुप भी रहते हैं। फिर म्यांमार से भी जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो यहीं रहते हैं। तो मेती को डर है कि ये जो बाहरी लोग हैं ये इनके कल्चर लैंग्वेज को डाइल्यूट कर देंगे और इनके डेमोग्राफी को ऑल्टर कर देंगे। मतलब इनका जो ओरिजिनल चीज़ है वो खत्म हो जाएगा और हर कोई चाहता है अपना ओरिजिनलिटी को प्रिजर्व करना। इस वजह से मेती डिमांड कर रहे हैं इंक्लूजन एसटी लिस्ट में। इसके अलावा एक और बात है कि साल 2011 का जो सेंसस हुआ था, उसके बाद उस सेंसस में ये निकल के आया कि मेती का पॉपुलेशन भी मणिपुर में काफ़ी कम हो गया है पास्ट की तुलना में। तो मेती अब कह रहे हैं कि अब तो हमारा भी ग्रुप काफ़ी छोटा हो गया है, हमको भी स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइड करो ताकि ये ग्रुप टोटली खत्म ना हो जाए। हमको भी रिजर्व कर दो ताकि कोई डाइल्यूशन ना हो, कोई अल्टरेशन ना हो, हम लोग भी बचे रहें, ठीक है। ये था रीज़न मेती के डिमांड का। अब जब कुकी लिस्ट में है, ऑलरेडी कुकी एसटी लिस्ट में है, तो कुकी मेती के इंक्लूजन को अपोज क्यों कर रहे हैं? कुकी मेती के इंक्लूजन को इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि कुकीज़ का ये आर्ग्यूमेंट है कि मेती लोग ऑलरेडी एडवांस्ड लाइफ जीते हैं। मेती रहते हैं इम्फाल वैली में, हमने पढ़ा, और वैली में रहने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी एडवांस्ड है। प्लेन एरिया है तो लोग सरकार को रेलवे, रोडवे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये सब बनाने में कोई तकलीफ नहीं होता और यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो हिल एंड फॉरेस्ट है वहाँ पे ऐसा कुछ भी सुविधा प्रोवाइडेड नहीं है। तो कुकीज़ का कहना है कि मेतीज़ जब ऑलरेडी एक एडवांस्ड लाइफ जीते हैं तो उनको आगे रिजर्वेशन क्यों चाहिए? क्यों उनको रिजर्वेशन चाहिए बाकी चीज़ों में एंट्री के लिए? जैसे कि देखिए, हमने पढ़ा कि जो मणिपुर की सरकार है वहाँ पे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स में 40 आउट ऑफ 60 सीट्स पे मेती का डोमिनेंस है। अगर रिजर्वेशन मिल गया तो ये डोमिनेंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि मेती के लिए और सीट्स रिजर्व हो जाएंगे। एक तो ऑलरेडी वो इतना डोमिनेंस एंजॉय करते हैं, सीट रिजर्व हो गया तब तो और ज़्यादा उनका डोमिनेंस बढ़ जाएगा और कुकीज़ और एलियनेटेड फील करने लगेंगे। उसके अलावा कुकीज़ का ये पॉइंट भी है कि मेती कम्युनिटी के कुछ लोगों को एससी और ओबीसी लिस्ट में रिजर्वेशन ऑलरेडी मिला हुआ है। अगर मेती को और रिजर्वेशन दिया गया एसटी लिस्ट में तो यहाँ पे कुकीज़ को और ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा। वो अपना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरा एजुकेशनल स्कॉलरशिप वगैरह का वो अपॉर्चुनिटी को लूज़ करेंगे, क्योंकि जो चीज़ वो एक्सक्लूसिवली इंजॉय करते थे अब उनको शेयर करना पड़ जाएगा मेतीज़ के साथ। तो इस वजह से कुकी डिमांड कर रहे हैं मेती का इंक्लूजन। आसान भाषा में कुकी का कहना है कि मेती, तुम लोग ऑलरेडी एडवांस्ड हो, रॉयल थे तुम लोग पास्ट में, तुम लोग हम लोग से ज़्यादा अच्छी लाइफ जीते हो, तुम्हें क्यों रिजर्वेशन चाहिए? और मेतीज़ का ये कहना है कि हमारा वो पास्ट था, अब हमारा सिचुएशन धीरे धीरे खराब हो रहा है, हमारा डेमोग्राफी अल्टर्ड होने वाला है, हमारा कल्चर और लैंग्वेज डाइल्यूटेड हो जाएगा, इसलिए अब हमको रिजर्व कर दो। ये जो मेती का एसटी स्टेटस डिमांड करना है और कुकी का उसको अपोज करना है, ये तो प्राइमरी रीज़न है ही दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में होने वाले वायलेंस का। लेकिन हाल ही फिलहाल में कुछ इवेंट्स भी हुए हैं जिसने कि इन दोनों ट्राइब्स के बीच डिस्ट्रस्ट को काफ़ी फील किया है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि जो मणिपुर में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ 60 सीट्स में 40 सीट्स पे मेती समुदाय का डोमिनेंस है। तो है क्या ना कि कुकी कभी मणिपुर के गवर्नेंस से रिलेट करके कभी रिलेट नहीं कर पाती है, मणिपुर के गवर्नेंस के सिस्टम से कभी एसोसिएटेड नहीं फील कर पाती है। हमने पढ़ा कि हिस्टोरिकली भी कुकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से सेग्रीगेटेड रही है और आज़ादी के बाद भी जितनी भी सरकारें बनी
वो कहीं ना कहीं कुकी को मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कराने में फेल रही। जैसे कि 2017 में मणिपुर की मणिपुर में जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, उन्होंने वॉर ऑन ड्रग्स स्टार्ट किया। इस वॉर ऑन ड्रग्स को कुकीज़ ने देखा इस तौर पे नहीं कि सरकार समाज से एक बुरा चीज़ खत्म कर रही है, उन्होंने ये देखा कि सरकार कुकीज़ पर अटैक कर रही है। मेती की जो सरकार है, जो कि सो कॉल्ड मेजोरिटी में है, वो माइनॉरिटी कुकी को एक्सप्लॉइट कर रही है। ऐसा कुकीज़ ने क्यों देखा इस फॉर्म में? इसलिए क्योंकि कुकीज़ का जो लाइवलीहुड अर्न करने का तरीका है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से काफ़ी सेग्रीगेटेड रहते हैं, तो वो कुछ अलग छुप छुपा के कुछ कर लेते हैं जिससे वो पैसे कमाते हैं। तो ये जो एक सिंगल उनका लाइवलीहुड अर्न करने का एक जरिया था, वॉर ऑन ड्रग्स के तहत, वॉर ऑन ड्रग्स के स्टार्ट होने के बाद वो जरिया भी सरकार ने खत्म कर दिया। यहाँ पे सरकार को चाहिए था कि कुकीज़ को एक सब्स्टिट्यूट क्रॉप देना था, कि हाँ, कुकी की समुदाय को एजुकेट करना था कि आप ड्रग्स मत उगाओ, इससे ये हार्म्स हैं, हार्म्स होते हैं समाज को और आपकी सोसाइटी को भी हार्म होगा। उसकी जगह पे आप कोई कैश क्रॉप उगाओ या फिर कुछ और क्रॉप देना चाहिए था मणिपुर को, मणिपुर के गवर्नमेंट को कुकीज़ को एज सब्स्टिट्यूट। लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। ये जो एक तरफा वॉर चला, इसकी वजह से कुकीज़ में और डिस्ट्रस्ट फ्यूल हो गया कि सरकार कुकी के बारे में नहीं सोचती है। फिर जो मिलिट्री कू हुआ म्यांमार में साल 2021 में, जो म्यांमार में मिलिट्री हुंटा है, यानी कि जो वहाँ पे आर्मी है, उसने आंग सान सू की की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको रिजीम उसका तख्ता पलट कर दिया है ना म्यांमार में, जो साल 2021 में कू हुआ था। उसके बाद मणिपुर ने क्या किया कि वहाँ से जो फ्री ट्रेवल रिजीम है, कुछ समय बाद उस फ्री ट्रेवल रिजीम को खत्म कर दिया। यानी कि इस फ्री ट्रेवल रिजीम में ये था कि मणिपुर के लोग आराम से मिजोरम में मणिपुर के लोग आराम से म्यांमार में जा सकते हैं और म्यांमार के लोग आराम से मणिपुर में आ सकते हैं। इस चीज़ को सस्पेंड कर दिया मणिपुर की सरकार ने। इससे भी कुकीज़ ने काफ़ी, इस स्टेप को भी कुकीज़ ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। क्यों? तो क्योंकि हमने पढ़ा हिस्ट्री में अभी कि कुकी चिन ट्राइब को लाया ही गया था म्यांमार से। तो यानी कि कुकी चिन ट्राइब का जो भाईचारा है, या जो भी कहें कि उनसे काफ़ी ब्रदरहुड वाली फीलिंग आती है कुकी चिन ट्राइब को म्यांमार के ट्राइब से। तो उन्हें लगा कि उनके ब्रदरहुड पे अटैक, यानी कि उन पे अटैक। तो ये सरकार की ये वाली स्टेप भी उन्हें सरकार कुकी चिन को सोसाइटी से और सेग्रीगेट करने का ही काम कर रही थी। इन सब के बाद इस पूरे इवेंट में एक म्यांमार का भी एंगल आता है। म्यांमार, जैसा कि हम जानते हैं कि म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। म्यांमार का ही पुराना नाम बर्मा है। और हमने अभी पढ़ा कि साल 2021 में म्यांमार में हुआ मिलिट्री कू, यानी कि तख्ता पलट, और वो अभी तक चल रहा है। अभी तक म्यांमार में मिलिट्री हुंटा ही रूल कर रही है। म्यांमार को कहा जाता है एशियाज नेक्स्ट फेल्ड स्टेट, एशिया का दूसरा फेल्ड स्टेट। पहला कौन था? तो पहला पाकिस्तान है। ठीक है। तो इस सिचुएशन की वजह से, म्यांमार में कू की वजह से क्या हुआ है कि म्यांमार में काफ़ी एनार्की, यानी कि अराजकता फैल गई है। और इस अराजकता की वजह से चाइना अपना ग्रिप म्यांमार पे काफ़ी टाइट कर रहा है, और म्यांमार एक ल्यूक्रेटिव मार्केट बनते जा रहा है इलिसिट ड्रग ट्रेड का। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिलिट्री हुंटा है, ऐसा रिपोर्ट्स में पाया गया कि मिलिट्री हुंटा भी कहीं ना कहीं इस ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व है, क्योंकि इस ड्रग ट्रेड से काफ़ी ब्लैक मनी का कमाई होता है। तो मिलिट्री हुंटा भी इन्वॉल्व है इस ड्रग ट्रेड में। म्यांमार में जो एनार्की, यानी कि जो अराजकता फैला हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो बॉर्डर एरिया है मणिपुर और म्यांमार, जहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ से इंसर्जेंट्स मणिपुर में आ जाते हैं, और मणिपुर के जो इंसर्जेंट्स हैं उनको आर्म करते हैं, यानी कि उनको हथियार प्रोवाइड करते हैं इलिसिट। क्योंकि जो सरकार होती है किसी भी देश में, वो चेक करती है ना कि मेरे देश में क्या चल रहा है, कहाँ पे कंट्रोल करने का जरूरत है, कहाँ पे क्या करना चाहिए। वो है नहीं। मिलिट्री हुंटा केवल पोजीशन में आ गई है, कहीं भी कुछ कंट्रोल नहीं है। पूरा देश में प्रोटेस्ट हमेशा चलते रहता है कू को हटाने के लिए। तो म्यांमार जो अराजकता की स्थिति में है, उसका पूरा असर भारत पे पड़ रहा है, भारत के एटलीस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे तो जरूर। हमने पढ़ा कि म्यांमार जो है, वहाँ पे काफ़ी अराजकता फैली हुई है, एनार्की, और एक ल्यूक्रेटिव मार्केट बन गया है इलिसिट ड्रग ट्रेड का। इंडिया जो है ना, वो बहुत ही सैडली सैंडविच्ड है दो बड़े ओपियम प्रोड्यूसिंग, यानी कि अफीम उत्पादन करने वाले रीजन्स के बीच। हमारे नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है गोल्डन क्रीसेंट, और गोल्डन क्रीसेंट में कौन कौन से देश आते हैं? गोल्डन क्रीसेंट में आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ये तीनों कंट्रीज में बहुत बड़ी मात्रा में ओपियम प्रोडक्शन होता है, यानी कि अफीम का उत्पादन होता है, पॉपी कल्टीवेशन होता है, और ये अफीम उत्पादन करके ये लोग ड्रग्स को बेचते हैं ब्लैक मार्केट में। हमारा जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट, वहाँ पे पड़ता है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं कौन कौन से देश? थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस। इन चारों देशों में भी बहुत बड़ी मात्रा में पॉपी कल्टीवेशन होता है, और ड्रग को ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। वो सारा ड्रग्स जो है वो कहाँ बेचा जाता है? वो बेचा जाता है दूसरे जगहों पे तो ही, लेकिन इंडिया के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में हो गया पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये काफ़ी तरीक़ा से ड्रग से प्रभावित स्टेट्स हैं। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हैं, जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे स्टेट्स जो हैं, ये ड्रग से बहुत बुरी तरीक़ा से प्रभावित हैं। सोसाइटी को हार्म तो पहुँचता ही है,
और इंसर्जेंट्स को काफ़ी फायदा होता है। कैसे? तो ये लोग ड्रग बेचते हैं, काफ़ी पैसे कमाते हैं और उस पैसे से ये लोग इंसर्जेंसी को फ्यूल करते हैं। वो जो इंसर्जेंट्स हैं उनको आर्म्स और वेपनरी खरीद के देते हैं ताकि वो लोग दंगे कर सकें, हिंसा बढ़ा सकें राज्य पे और सरकार पे इस हिंसा के थ्रू दबाव बना सकें अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो ये है डिसएडवांटेजेस, हमारा लोकेशनल डिसएडवांटेजेस कि हम लोग जहाँ पे हैं बैडली वहाँ पे 2 साइड्स पे हम लोग अफीम उत्पादन करने वाले रीजन के बीच में फंसे हुए हैं। तो हमने पढ़ लिया कि मैं मणिपुर का हिस्ट्री क्या था, उसका प्रेजेंट से क्या कनेक्शन है, हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पढ़ा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप कुछ एक पॉइंट याद रखेंगे, जैसे कि 1891 का एंग्लो मणिपुरी वॉर का ईयर याद रखना है आपको। जो कुकी रेवेलियन हुआ था 1917 से 1919 तक, इस कुकी रेवेलियन को याद रखना है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल रेवेलियंस में से एक है। उसके बाद फिर वो संकीर्तन वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था 1824 से 1826, इस ईयर को आप याद रखेंगे। ये सारी कुछ पॉइंट्स आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे, जो एमसीक्यूज वगैरह वाले एग्जाम होते हैं। इसी के साथ ये इस वीडियो का एंड है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट विथ मी, दैट इज योर टाइम। मे मां शक्ति गाइड्स यू थ्रू द पाथ ऑफ राइटियसनेस।